नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप देख पा रहे हैं थंबनेल पे, हम लोग आज किस क्लासेस के बारे में बात करें। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, जो कि आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वैसे बच्चे जो कि नेट पास हैं, जीआरएफ पास हैं, जिनकी पीएचडी नहीं हुई, विशेषकर हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं जहां भी सिलेक्शन प्रोसेस हो एग्जाम बेस्ड हो, क्योंकि पीएचडी उनकी नहीं है तो 2018 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो उनके लिए यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो यहां पर एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन में आजमाए अपना किस्मत और अपने मेहनत के दम पर यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं हरियाणा में। और इसके लिए एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके साथ है। और जिनका पेपर हिस्ट्री है उनके लिए प्रतिदिन क्लासेस स्टार्ट हो गई है। डेली आपको एक क्लासेस इवनिंग में मिल जाएगी। इवनिंग में एक क्लासेस मिल जाएगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, हिस्ट्री की क्लासेस। तो हम लोगों ने जो क्लासेस अभी स्टार्ट करी है, हमारा मध्यकालीन भारत से स्टार्ट किया हमने। और आप सिलेबस देखिएगा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो पहला आपका टॉपिक है सिलेबस में, वो क्या है? मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, यानी आपका मिडाबल इंडियन हिस्ट्री सीरीज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हम लोग अभी ये भी पढ़ना आरंभ कर चुके हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए क्या क्या स्रोत है। और ये जो क्लासेस हो रही है बिल्कुल अकॉर्डिंग सिलेबस क्लासेस हो रही है। और मैं इसलिए आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा क्योंकि मैं हिस्ट्री से ही आपका जीआरएफ हूं और हिस्ट्री से ही मैंने पीएचडी कर रखी है। जीआरएफ मैंने 2 टाइम क्रैक किया है और नेट भी मेरा 2 टाइम क्रैक है। तो आपको हिस्ट्री में कोई दिक्कत मैं होने नहीं दूंगा। और मेरा इधर 4 साल से टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, तो आपको मैं अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे क्लासेस फ्री है। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत है ना, सोर्सेज जो है आपको मिडाबल इंडियन हिस्ट्री को जानने के, इसमें हम लोग एंट्री करते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने 2-3 स्रोतों के बारे में बात किया है और आपको ये बताते चले कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के जो मुख्य स्रोत है ना, उसमें अधिकतर आपके साहित्यिक स्रोत है। अधिकतर कैसे स्रोत है? साहित्यिक स्रोत है। तो बहुत सारे बुक्स के नाम को आपको देखना है, उसके राइटर्स के नाम को देखना है और उसमें क्या विषय वस्तु है, इन चीजों को आपको देखकर स्टडी करनी होगी इस यूनिट के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लासेस को आरंभ करते हैं। आज हमारा जो पहला बुक है वो है चचनामा। चचनामा का नाम सुना होगा आपने। चचनामा बुक का नाम क्या है? चचनामा। तो यहां पर चचनामा से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लासेस में। तो सबसे पहले चचनामा का लेखक, तो लेखक अज्ञात है। चचनामा का आपसे राइटर पूछा जाएगा, तो यह क्या है? अज्ञात है। इसके राइटर का नाम पता नहीं। हालांकि बाद में इसको जिसने ट्रांसलेट किया उसका नाम याद रख लीजिए आप, उसका नाम है मोहम्मद अली बिन अबू बकर। मोहम्मद अली बिन अबू बकर, इन्होंने ही इसका ट्रांसलेट किया। और ट्रांसलेट किस भाषा में किया? ट्रांसलेट किया इन्होंने फारसी में। और ये मूल कौन भाषा में थी पुस्तक? अरबी में। ये भी आप याद रखिए, चचनामा की जो मूल भाषा वो क्या? अरबी। किसने लिखा? अज्ञात, लेखक का नाम नहीं पता। ट्रांसलेट किसने कराया? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने इसका ट्रांसलेट कराया। इसका नाम याद रखिए, या फिर लास्ट वाला अबू बकर कूफी याद रखिए। इन्होंने इसका ट्रांसलेट कराया। किस भाषा में कराया? फारसी में कराया। ठीक है, आगे चलते हैं। चचनामा से हमें क्या जानकारी मिलती है? अरबों के सिंध विजय की जानकारी मिलती है। आपसे पूछा जाएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, किस पुस्तक से अरबों के सिंध विजय की जानकारी मिलती है? तो वो पुस्तक हमारे चचनामा। वो पुस्तक क्या है? चचनामा। एक बार आप देख लें, चचनामा अरबों के सिंध विजय की जानकारी का मूल स्रोत है। अरबों के सिंध विजय की जानकारी का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है आपको चचनामा को। नेक्स्ट, इस पुस्तक से मोहम्मद बिन कासिम के अभियान और उसके शासन प्रबंधन की जानकारी मिलती है। अरबों की सिंध विजय जो हुई थी किसके नेतृत्व में हुई थी? अरबों की जो सिंध विजय हुई थी किसके नेतृत्व में हुई थी? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम से जुड़ा हुआ यहाँ पर जानकारी मिलती है। किस प्रकार उसने जीता, किस प्रकार यहाँ पर शासन प्रबंध किया, इन सब के बारे में। अब हम लोग उस सोर्सेस के बारे में बात करेंगे जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने का बहुत ही बड़ा स्रोत है और कह सकते हैं मेजर स्रोत है और बहुत ही प्रामाणिक स्रोत इसे माना जाता है। इसका हर चीज ज्ञात है, किसने लिखा, कैसे लिखा, किन किन चीजों का अध्ययन करके लिखा। वो पुस्तक का नाम है आपका तारिक उल हिंद या तहकीक एक हिंद। पुस्तक का नाम क्या है? तारिक उल हिंद
या तहकीक ए हिंद, इस पुस्तक का नाम है। इसकी रचना किसने करी? इसकी रचना की थी अलबरूनी ने। अलबरूनी कौन थे भाई? अलबरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए हुए थे। उनके साथ ही चलते थे। उनके दरबारी इतिहासकार इसको मान सकते हैं आप, उनके दास मान सकते हैं, क्योंकि इसने अलबरूनी को मोहम्मद गजनी ने खरीदा था, है ना, खरीदा था, यानी क्या था, उनका दास था। इसमें टैलेंट था, योग्यता थी, जिनको राइटर का काम दिया, है ना, राइटर का काम दिया। तो ये किसके साथ आए थे? मोहम्मद गजनी के साथ ये भारत आए थे। और इसने क्या किया? यहाँ पर भारतीय कह सकते भाषाओं को सीखा और यहाँ की बहुत सारी चीजों के बारे में जाना, और अपनी इन सभी चीजों को एक पुस्तक में इन्होंने संकलित कर दिया, जिस पुस्तक का नाम है तारीख उल हिंद या तहकीक हिंद। सबसे पहले यह पूछा जाएगा 11वीं सदी के भारतीय इतिहास को जानने का सबसे प्रमाणिक स्रोत क्या है? तो तारीख उल हिंद या तहकीक हिंद। या पूछा जाएगा आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास, विशेषकर आपको 11वीं सदी का इतिहास जानने का सबसे प्रमाणिक स्रोत किसे मानता है? तारीख उल हिंद या तहकीक हिंद। या सीधे पूछेगा तारीख उल हिंद या तहकीक हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। ठीक है, जो अलबरूनी थे वह 1888 में इस पुस्तक का जो अनुवाद हुआ अलबरूनी की पुस्तक का, जिसने किया उसका नाम आपको याद रखना, वो है सचाऊ। 1888 में, देखिए हाल फिलहाल की बात है ना, बहुत ये काफी दिनों के बाद 1888 में तहकीक उल हिंद जो पुस्तक है उसका सचाऊ ने अनुवाद किया। सर्वप्रथम इस पुस्तक का अनुवाद किसने किया? सचाऊ ने। ये आप याद रखिएगा, सर्वप्रथम इस पुस्तक का अनुवाद किसने किया? सचाऊ ने। नेक्स्ट, अलबरूनी की पुस्तक से 11वीं सदी की जानकारी मिलती है। ये भी आप पहला पॉइंट में याद रखिएगा, किस सदी की जानकारी मिलती है? 11वीं शताब्दी की जानकारी मिलती है अलबरूनी की पुस्तक से। 11वीं शताब्दी की जानकारी मिलती है। इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है? हिंदुओं के साहित्य, हिंदुओं का जो साहित्य है, विज्ञान है, धर्म है, उसके बाद यहाँ की जो और भी तत्कालीन व्यवस्थाएं थी उन सभी का इसने वर्णन किया है। और इस प्रकार लिखा है, लग रहा है कोई आंखों देखा तो पूरा लाइव उसको टेलीकास्ट कर रहा है। इसके अध्ययन से उस समय भारतीय सामाजिक दशा का पर्याप्त जानकारी मिलता है। इस पुस्तक को पूरा जगह फेमस नाम अगर पूछा जाए, इस पुस्तक का सबसे फेमस नाम है किताब उल हिंद, कहीं के तहकीक उल हिंद भी मिलता है, ज्यादा फेमस आपका तहकीक उल हिंद है। अलबरूनी जो है ना एक मुसलमान था, लेकिन ये पहला मुसलमान था जिसने भारतीय धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, भारतीय धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और विशेषकर पुराणों का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? पुराणों का। भारतीय धार्मिक ग्रंथ में कुछ ग्रंथ का अलबरूनी ने अध्ययन किया था, तो पुराण का, पुराण का अध्ययन किया। और इसमें से श्रीमद् भगवत गीता का भी अध्ययन किया, भगवत गीता का भी इसने अध्ययन किया और भगवत गीता से काफी प्रभावित हुए। इन्होंने पुराण भी पढ़ा, श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ा, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रभावित किससे हुए? श्रीमद् भगवत गीता से, जिसमें गीता सार है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया हुआ। अलबरूनी का ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट जो कि इस पुस्तक में उसका मिलता है। अलबरूनी के अनुसार उनका कहना था, उसने जो पुस्तक में लिखा है, जो भारतीय लोग थे ना, उनका कहना था कि भारतीयों में यह विश्वास था कि उनके जैसा न कोई देश, भारतीय लोग काफी प्राउडी है, इनका कहना था भारतीय लोग काफी प्राउडी है और अपने आप में काफी कह सकते हैं इस भाव में रहते थे कि उसके जैसा कोई नहीं है दुनिया में, उसके जैसा न कोई है, न उसके जैसा कोई देश है दुनिया में, न कोई राजा है और न ही कोई ज्ञान विज्ञान, यानी अपने में भारतीय मगन है। इनका कहना था भारतीय अपने में काफी मगन रहते थे, उन भारतीयों को लगता था उनके देश के जैसा कोई देश नहीं है, उनके राजा के जैसा दुनिया में कोई राजा नहीं है और उनको जितना ज्ञान है, विज्ञान की जानकारी है, उतना दुनिया में किसी को नहीं है। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक में विधवा प्रथा का उल्लेख किया है। विधवा प्रथा यहाँ पर थी, ठीक है, यानी विधवाओं के साथ जो व्यवहार होता था, भेदभाव, वो यहाँ पे प्रचलित थी। इसके अलावा उसने 8 प्रकार के निचली जातियों, जिसको कि अंत्यज बताता है या चंडाल बताता है, उनका इसने उल्लेख किया है। अलबरूनी ने 8 प्रकार के छोट निचली जातियों का उल्लेख किया है, जिसको अंत्यज या चंडाल बोलते हैं। विधवा प्रथा का भी इसने अपने पुस्तक में उल्लेख किया है। तो आज हम लोगों ने 2 जो आपके स्रोत हैं भारतीय मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने का, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। ऐसे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से क्लासेस को बड़े ही आराम से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे।
ये जो चैप्टर रहेगा अपना, विशेषकर मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे ना तो आपको ज्यादा बोरियत नहीं, तो ये सारा चैप्टर बोरियत वाला है, यहाँ आपको रटना पड़ेगा। और अगर 2 से 3 स्रोत के बारे में अगर हम पर डे आपको बताएंगे तो आपका ये जो 3 से 4 क्लास में खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो चैप्टर जब आपका वंशावली स्टार्ट हो जाएगा पढ़ना, वहां पे आपको बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, वहां हम लोग एक एक दिन में एक एक चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से पढ़िए, ये जो पढ़ाई करेंगे आप सिर्फ हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में ही काम नहीं आएगा, बल्कि जिन बच्चों को यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करनी है वहां भी काम आएगा, जिनको पीजीटी की प्रिपरेशन करनी है वहां भी काम आएगा, यानी मल्टीपर्पज इसको आप यूज कर सकते हैं। पूरा डिटेल्स में पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक जो सोर्सेज हैं, एक एक भारतीय इतिहास के जानने के जो स्रोत है उसको भी हम लोग डिटेल्स में लेके जा रहे हैं, ताकि आपको जहां से प्रश्न पूछे आप उसे कर सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं एक नए क्लासेस में कल फिर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्ट विद एग्जाम फाइटर नंबर। जय हिंद। क्या हुआ?